नमस्कार बच्चों। एमए उत्तरार्ध के 10वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम जैनेन्द्र कुमार की कहानी एक कैदी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जैनेन्द्र कुमार जी की खास विशेषता है उनकी चिंतन शैली। चिंतन की प्रक्रिया उनके हर उपन्यास और हर कहानी में देखी जा सकती है। इसलिए यह जो कहानी है एक कैदी, इसका प्रारंभ भी लेखक चिंतन शैली में करता है और चिंतन करते हुए सबसे पहले वह अपराधियों के दो वर्गों के विषय में बात करता है और वर्गों का विभाजन करते हुए वो कहते हैं कि अपराधी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनके अपराध के पीछे कोई पारिस्थितिक अर्थात परिस्थितियां होती हैं, कोई पारिस्थितिक कारण होता है और इन अपराधियों को नैतिक अपराधियों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे अपराधी वे होते हैं जो राजनीतिक अपराधी हैं और ये राजनीतिक अपराधी निर्भीक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यह शासक वर्ग, पुलिस, जेल आदि से नहीं डरते हैं क्योंकि वे अपने समाज में सुधार लाना चाहते हैं और उस सुधार के लिए जान हथेली पर लेकर चलते हैं, क्रांति करते हैं। जबकि दूसरा जो अपराधी है वह या तो अपराध वृत्ति के कारण या फिर परिस्थितिवश अपराध करता है। समाज इन्हें नैतिक अपराधी कहता है और इनका तिरस्कार करता है तथा इन्हें दंडनीय मानता है। यहाँ लेखक इस वर्गीकरण के साथ में अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही वे अपराधियों की जो श्रेणी राजनीतिक कही गई है उस पर व्यंग भी करते हैं, क्योंकि नैतिक अपराधी तो फिर भी परिस्थितिवश अपराधी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक अपराधी जो है सामान्यतया पढ़ा लिखा उच्च वर्ग का होता है और शासन की ओर से उसे सुविधाएं भी वैसी ही दी जाती हैं। इसीलिए इस कहानी इनकी अन्य कहानियों की ही तरह या ज़्यादातर कहानियों की तरह मैं श्रेणी में, मैं अर्थात प्रथम पुरुष में कही गई है, मैं शैली में लिखी गई है। कहानी में जो वक्ता पात्र है, जो अपने आप को मैं के नाम से संबोधित करता है, वह एक उच्च श्रेणी प्राप्त राजनीतिक कैदी है। जबकि वह जिस सैनिक की कहानी सुनाता है, वह जिस सैनिक कैदी की कथा सुनाता है, वह सैनिक कैदी बागी है। इसलिए उसे निम्न श्रेणी और कठोरतम नियंत्रणों में रखा गया है। एक ही जेल में ये दो तरीके के कैदी रह रहे हैं, जिसमें से कुछ कैदी राजनीतिक कैदी हैं और जिस कैदी की बात कही गई है वह पूर्व सैनिक है, जो ब्रिटिश सेना के अंतर्गत भारतीय सिपाही है और उसे 10 वर्ष का कारावास इसलिए दिया गया है क्योंकि उसने अपने ब्रिटिश अधिकारी की बात मानने से मना कर दिया था। उसे अपराधी की श्रेणी में रखा गया है, जबकि जो राजनीतिक कैदी हैं उन्हें विशेष कैदियों की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ लेखक ने व्यंग किया है कि वे लोग जो स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को नहीं भी कहते होंगे, लेकिन तब भी जिन्होंने मानवता की दृष्टि से काम किया है, जिनके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना है, जिसका वे सही समय पर शायद प्रदर्शन न कर पाए हों, वे सही होते हुए भी जेल की कठोर कैद में हैं, कष्टों में हैं। जबकि वे लोग जो सफ़ेद पोश हैं, अपने आप को राजनीतिक कैदी कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, वे जेल में आकर के सुविधा संपन्न तरीके से रह रहे हैं। जिस एक कैदी के नाम पर यह कहानी लिखी गई है वह पहले ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक था। उनकी टुकड़ी को पेशावर में बगावत रोकने के लिए भेजा गया था, विद्रोह रोकने के लिए भेजा गया था। ड्यूटी करते हुए उन सैनिकों की टुकड़ी ने यह देखा कि जब वे नित्य प्रति आदेशानुसार
गोलियां चलाते हैं और भारतीयों पर अत्याचार करते हैं, उसी दौरान उन्होंने एक दृश्य देखा कि मार्च करते हुए वे एक बाजार से निकल रहे हैं और बाजार में एक दुकान खुली हुई है जिसके तख्त पर एक व्यक्ति की लाश है और उसका अबोध बालक उसके सीने से टपकते हुए खून से खेल रहा है। यह अबोध बालक, जिसे लगता है कि पिता लेटे हुए हैं, वह अपने और पिता जिनको मृत्यु बस आने में ही है लेकिन आई नहीं है, वह ये सोच करके अपने चेहरे पर पीड़ा को उभरने नहीं देता कि कहीं बालक डर न जाए। और बालक उसके शरीर से बहते हुए ताजा खून से खेल रहा है। यह दृश्य देख करके सैनिक एक बार तो अनदेखा करके चले गए, लेकिन जब वही टुकड़ी लौट रही थी तब उन्होंने देखा कि सुबह जो बालक अब्बा अब्बा कहकर हंस रहा था और अपने पिता के खून से खेल रहा था, वह अब थक करके रोते रोते सो गया है और पिता जो है उसकी कब की ही मृत्यु हो चुकी है। यह दृश्य देख करके वह सैनिक टुकड़ी विद्रोह कर देती है और विद्रोह करने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ इसी कैदी की बात कहानी में की गई है। ये कैदी चाहे तो माफ़ी मांगकर छूट सकता है, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहता और वह करना इसलिए नहीं चाहता कि वह अपने देश से प्रेम करता है और माफ़ी मांगने में अपना अपमान समझता है। दूसरी बात यह कि वह माफ़ी इसलिए नहीं मांगता कि उसे लगता है उसने मानवता की दृष्टि से बिल्कुल सही कदम उठाया है, इसलिए उसे उस क्रूर अंग्रेज सरकार से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अब यहाँ लेखक एक सवाल यह उठाता है कि सच्चा स्वतंत्रता सेनानी या सच्चा सैनिक वस्तुतः कौन है? वह जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए प्रथम श्रेणी का राजनीतिक कैदी है, जेल में आकर के भी जो अपने आप को विशेष दिखाना चाहता है और सुविधा भोगता है, अथवा वह व्यक्ति जिसने एक मुर्दा बाप की लाश पर हंसते हुए एक मासूम बच्चे को देखकर सरकारी हिंसा का हिस्सेदार बनने से इनकार कर दिया था। लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में सैनिक वही है जिसने कष्ट सह कर के भी अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी। अब हम इस कहानी के कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। यह कहानी थी जिसे मैंने आपके सामने रखा था, या ये आप कह सकते हैं कि ये कहानी की कथा वस्तु थी। अब आप इस कहानी के कुछ मुख्य अंशों को देखिए। यहाँ पेज नंबर 23 पर लेखक कहते हैं, पहले प्रकार का आदमी तो कानून की मुट्ठी में अभियुक्त है, कैदी है। दूसरी तरह का आदमी यह होकर भी मानो सरकार का प्रार्थनीय है और स्मरणीय हो जाता है। मुझ में ही भला क्या बात थी, यही तो कि जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आपने यह किया, तब मैंने कहा हाँ मैंने यह किया। उसके बाद मैंने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे और भी बातें कहीं, जिनमें से एक यह भी थी कि मैंने कानून को तोड़ा, क्योंकि वैसा न करना मेरे लिए बेइज्जती हो जाती। मुझे दुख नहीं है कि मैंने वैसा किया, और आप जो सज़ा देंगे उसे धन्यवाद पूर्वक मैं ले लूँगा। यह अंश है बच्चों जिसकी मैं आपको व्याख्या सप्रसंग बता देती हूँ। कहानी का प्रसंग, इस अंश का प्रसंग यह है कि लेखक दो प्रकार के कैदियों की बात करते हैं तब वे ये कहते हैं कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनको अपराधी नहीं माना जाता और उनके साथ एक खास तरीके का व्यवहार सरकार भी करने का प्रयास करती है, उन्हें संतुष्ट रखने और खुश करने का प्रयास करती है, और ये दूसरे प्रकार के कैदी हैं। इसीलिए वे इस अंश में कहते हैं कि पहले प्रकार का आदमी
तो कानून की मुट्ठी में अभियुक्त है, अर्थात जो नैतिक अपराधी है, जिसने किसी परिस्थिति के कारण अपराध किया है, उसे सरकार कैदी मानती है, अभियुक्त मानती है। और दूसरी तरह का आदमी जो राजनीतिक कैदी है, वह कैदी होकर के भी मानो सरकार का प्रार्थनीय होता है, अर्थात सरकार उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है और उसे संतुष्ट रखने का प्रयास करती है। प्रार्थनीय होता है अर्थात उसे खुश रखने का प्रयास करती है। और व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं, मुझ में ही और भला क्या बात थी, क्योंकि लेखक स्वयं वहाँ पर राजनीतिक कैदी हैं और विशेष ओहदा भोग रहे हैं, वहाँ पर विशेष व्यवहार उनको मिल रहा है, इसीलिए वो कहते हैं कि मुझ में ही भला और क्या बात थी। यही तो कि जब मजिस्ट्रेट ने पूछा आपने यह क्या किया, तब मैंने कहा हाँ मैंने किया। अर्थात जब मजिस्ट्रेट ने लेखक से पूछा तब उन्होंने कहा हाँ मैंने ही अपराध किया है, और ये बात उन्होंने गर्व से कहा। और इसके साथ साथ गर्व से ये भी कहा कि मैंने कानून को तोड़ा, क्योंकि यदि मैं वैसा नहीं करता तो मेरे लिए बेइज्जती हो जाती। अब देखिए बच्चों, जो नैतिक कैदी है या जिस कैदी की कहानी इसमें व्यक्त है, उस कैदी ने भी कानून को ही तोड़ा, उसने अपने अफसर का आदेश मानने से मना कर दिया। लेकिन जो राजनीतिक कैदी है वो गर्व से कह रहा है कि हाँ मैंने कानून को तोड़ा, क्योंकि मैं वैसा नहीं करता तो मेरा अपमान हो जाता। मुझे दुख नहीं है कि मैंने वैसा किया, और आप जो सज़ा देंगे उसे मैं धन्यवाद से ले लूँगा। अर्थात राजनीतिक कैदी जो है वह सगर्व अपने अपराध को कहता है और उसके बाद जज से यह भी कहता है कि मैं धन्यवाद पूर्वक आप जो भी सज़ा देंगे उसे ले लूँगा। उसकी बेबाकी, उसकी अहम पूर्वक अपनी बात कहने के तरीके से मजिस्ट्रेट भी उसे ए क्लास कैदी की तरह से घोषित करता है और उसे ए क्लास का ही विशेष व्यवहार मिलता है। अब यहाँ लेखक इस प्रकार से ए और बी क्लास के कैदियों का विभाजन करता है। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे व्याख्या के लिए। ये है पेज नंबर 24 पर बच्चों, तीसरा पैराग्राफ है ये। साफ स्वच्छ सफ़ेद खद्दर के लिबास में पैर में चप्पल डाल अध्यात्म और राजनीति की चर्चा चलाते और सड़क पर टहलते हुए हम देखते हैं कि और कैदी बड़ी श्रद्धा और बड़े धन्य भाग्य के साथ हमें देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हम शहजादों से कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत माता के लिए संकट उठा रहे हैं। हम उनके इस विस्मयापन्न आदर भाव को बस एक निगाह से देखते हैं और झट अपनी अध्यात्म और राजनीति की चर्चा में और भी जोर से दिलचस्पी लेते हुए बढ़ते चले जाते हैं। इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। यहाँ लेखक उन राजनीतिक कैदियों पर व्यंग कर रहे हैं जो अपने आप को अन्य कैदियों की तुलना में खास समझते हैं और खास होने का दिखावा भी करते हैं। उनके वस्त्र साफ हैं, स्वच्छ हैं, सफ़ेद हैं और वे खादी के कपड़े विशेष रूप से पहनते हैं। उनके पैरों में चप्पल हैं और उनकी चर्चा का विषय है आध्यात्म और राजनीति। और वे जब सड़क पर चलते हैं तो दूसरे कैदी उन्हें श्रद्धा से देखते हैं और ये अपने आप को धन्य भाग महसूस करते हैं। अर्थात इन्हें ऐसा महसूस होता है कि दूसरे कैदी हमें सचमुच विशेष दृष्टि से देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हम शहजादों से कम नहीं हैं, फिर भी भारत माता के लिए संकट उठा रहे हैं। और वे दूसरे कैदी इन कैदियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ये सोचकर कि ये अच्छे परिवार से हैं, संपन्न हैं और भारत माता के लिए संकट उठा रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। और ये जो राजनीतिक कैदी हैं, इसीलिए उन सामान्य कैदियों के विस्मयापन्न आदर भाव अर्थात विस्मय से युक्त सम्मान का जो भाव उनकी आंखों में दिखता है, उस ओर बस देख लेते हैं, हल्का सा देखते हैं और फिर अपने महत्व को और भी ज़्यादा महसूस करते हुए पुनः
राजनीति और अध्यात्म पर चर्चा करते हैं और निरर्थक इधर से उधर और उधर से इधर घूमते रहते हैं। इस प्रकार बच्चों, ये जो पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में जैनेंद्र जी ने तथाकथित स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक कैदियों पर एक व्यंग किया है। इनकी भाषा प्रांजल भाषा है, स्पष्ट भाषा है और कहानी के भाव को या लेखक जो भी कथ्य कहना चाहते हैं उसको पूरी तरह से स्पष्ट करती हुई भाषा है।